हेलो एवरीवन। थोड़ा सा सारणिक के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यूट्यूब पे कामकाज बहुत दिन से ठप पड़ा हुआ है। लाइव क्लासेस के माध्यम से अभी हम स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले नोटेशन देखा जाए। नोटेशन क्या होना चाहिए? सारणिक का नोटेशन। नोटेशन कहने का मतलब कि सारणिक को दर्शाया कैसे जाएगा। तो सारणिक को दर्शाने का तीन ही तरीका है। या तो ऐसे दर्शाएंगे जो सारणिक का मूल रूप होता है, या फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, और या फिर डेल से दर्शाएंगे। ये तीन ही तरीके हैं सारणी को दर्शाने के लिए। तीन में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद देखते हैं कि सारणी का डेफिनेशन या की परिभाषा क्या है। तो सारणी कुछ नहीं है, किसी भी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान है। किसी भी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान सारणिक कहा जाता है। किसी भी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान सारणी कहा जाता है। सारणिक कैसे निकालेंगे, इसका एक विधि होता है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ओके। तो अब देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं कि मान लो कोई भी वर्ग आव्यूह दिया है आपको, a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, सारणिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा ट्रिक है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक सेकेंड में थोड़ा पेन सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, कैसे लिखोगे इसको? तो ऐसे सिंपल एक लाइन खींच लेना दोनों साइड में, और 1, 2, 3 एंड 4। ओके। अब देखना, अब कैसे करेंगे इसको। इक्वल टू, सारणी को हल करने का सिंपल सा एक रूल होता है कि उसको तिर्यक गुणा के द्वारा हल किया जाता है, तिर्यक गुणन के द्वारा। तो वन का मल्टीप्लाई होगा 4 से, बीच में आएगा माइनस का साइन, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 इंटू 2। अब देखो, ये 4 - 2, तो हम सिंपल लिखेंगे कि जो हमने वर्ग आव्यूह लिया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, ये 6 होना चाहिए, ये आ जाएगा -2। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास मिल गया है -2। अच्छा, एक और उदाहरण देख के समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार थोड़ा और बड़ा नंबर लिया जाए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, या डेल इक्वल टू लिख सकते हो। मैं आगे चल के इसको डेल के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। मान लो कोई सारणिक दिया हुआ है, डेल इक्वल टू लिखता हूँ मैं। डेल इक्वल टू दिया है 5, 6, 7, 8। ओके। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल डेल इक्वल टू, मैंने तिर्यक गुणन विधि बताया है, तिर्यक गुणा करेंगे सीधा। तिर्यक गुणा करके 5 × 8। ठीक है, सिंपल। आप ना इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ताकि आपके एग्जामिनर को ज्यादा सिंपल दिखे चीजें, और आपको नंबर मिलने में और आसानी हो जाए। 40 - 42। तो अगेन डेल इक्वल टू फिर से आ गया, देखो ये -2। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसको एक जनरल फॉर्मूला के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें, तो जनरल फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे देखना। लेट से डेल इक्वल टू कोई भी दिया हुआ है, जैसे A, B, C एंड D। तो क्या हो जाएगा? सिंपल डेल इक्वल टू A, B - C, B। ये इसके जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो ये हो जाएगा डेल। ऐसे ही तो हल किए हैं। अभी फिर से एक और सारणी हल करके देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम डेल इक्वल टू, हम लेते हैं डेल इक्वल टू 1, 4, 3 एंड सपोज यहाँ पे 2 ले लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 ले लो। अब इसका तिर्यक गुणा अगर करेंगे, तो कैसे तिर्यक गुणा होगा? 1 के साथ 2 का गुणा होगा, 3 के साथ 4 का गुणा होगा, -3 × 4। तो अब क्या हो जाएगा? ये 2 - 12, इसीलिए डेल इक्वल टू 10। अच्छा, जनरल फॉर्म के माध्यम से भी समझ गए हम। ठीक है, 3 × 3 का भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। 3 × 3 वैसे एग्जाम में नहीं पूछता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, पर एक 3 × 3 भी देख सकते हैं। अगर 3 × 3 उसका कोटि हो, या कोटि को 3 लिखते हैं सिंपल, क्योंकि वर्ग आव्यूह है ना। वर्ग वर्ग आव्यूह से ही डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है हमेशा। देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है इसको। डेल इक्वल टू A, B, C, D, E, F,
GHI, ये कोई दिया है हमारे पास, क्या दिया है, वर्गा वर्गाव्यू, या फिर वर्गाव्यू से हम लोग कोई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए हैं जिसके 9 एलिमेंट्स हैं, 3 क्रॉस 3 इसका मैट्रिसेस का ऑर्डर था। अब हमें इसे सारणिक के फॉर्म में हल करना है, तो सारणिक के फॉर्म में हल करने के लिए देखो सबसे पहले लिखोगे ए। अब ए जहां पे दिया है ना एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स ए दिया है उसकी पंक्ति और अवयव को छोड़ दोगे, सॉरी पंक्ति और इसको इसको क्रॉस कर दोगे, इसको नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमें, EF H और I लिखना है। ठीक है, आ रही समझ में, जिस भी एलिमेंट्स को लेते हैं उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ दिया जाता है, सिंपल EF H और I। ठीक है, अब देखो, अब बी को अगर लेंगे तो बी वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। ठीक है, बी वाली पंक्ति और स्तंभ को क्या करेंगे, हम छोड़ना पड़ेगा हमें, सेकंड। ठीक है, बी वाली पंक्ति स्तंभ मतलब ये एलिमेंट्स छोड़ना पड़ेगा और ये एलिमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या बचेगा हमारे पास, देख लो क्या क्या बचेगा सर, तो DGFI बचेगा, डी जी सॉरी DFGI। ठीक है, सिंपल समझ सकते हैं इसको। अब क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचेगा सर, तो ये सी के अनुदिश अगर हम प्रसारण करना चाहें, सी के अनुदिश अगर प्रसारण करना चाहें तो अगेन सी जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को छोड़ देंगे और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, सी के लिए हमारे पास बचेगा सर, हमारे पास बचेगा DEG और H। सिंपल, ओके। आगे देखते हैं। अब देखो, एक काम और करना है आप लोगों को, सबके साथ ना -1 लगा देना है, सबके साथ -1 लगा देना है, सिंपल। मल्टीप्लीकेशन में -1 लगा देना है। अच्छा, क्यों -1 लगा देना है, अच्छा अब एलिमेंट्स बताते चलो। ए वाला कौन सा एलिमेंट्स है, तो बोलोगे A11 है, A12 है, A13 है। ठीक है, A1 A12 A13, तो ये ए क्या है, A11 है ना, A11 के लिए 1+1 लिख लेना, A12 के लिए 1+3 लिख लेना पावर में, और A13 के लिए क्या लिख लोगे, 1+3 लिख लोगे पावर में। ध्यान से देख लो, यही ना आगे माइनर और कोर फैक्टर में काम आएगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा यार, ये देखो ए हो जाएगा पॉजिटिव का, EF H और I। ठीक है, अब देखो सेकेंड सेकेंड वाले इसमें क्या हो जाएगा, इसमें माइनस भी हो जाएगा। माइनस भी क्यों हो जाएगा आप समझ लो, क्योंकि -1 की पावर में अगर 3 आएगा, -1 की पावर में अगर 3 आएगा तो -1 ही बचेगा ना यहाँ पर। तो ये देखो -B, B, F, G और I। ठीक है, कैपिटल स्मॉल देख लेना, कोई बात नहीं, कैपिटल स्मॉल समझाने के लिए तो मैं बना रहा हूँ, उस पे जज मत कीजिए मेरे को, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं इस पे जज करने का ट्राई कीजिए। 1+3 अगर आएगा तो -1 की पावर में, अगर 4 आ गया, -1 की पावर में अगर 4 आएगा तो 1 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो जाएगा +C, D, E, G और H। ठीक है, सिंपल। अब इसको अगर आगे हल करना चाहूं मैं, तो आगे अप टू क्रॉस 2 आप सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सब सारे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, तो आगे आंसर आ जाएगा ए के साथ आएगा, देख लो ए के साथ आएगा EI -H और F। ओके, -B के साथ आएगा, देखना -B के साथ आएगा DI -G और ब्रैकेट में F। ठीक है, दोनों साथ बोल देते तो आप लोग बहुत खुश हो जाते, इसीलिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने। DH और माइनस तो आता ही है साइन, G और E। ये देखो, ये 3x3 मैट्रिसेस को ऐसे हल किया जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है 3x3 मैट्रिसेस को, डेल इक्वल टू ये आ जाएगा। देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। 3x3 मैट्रिसेस को अगर मैं सॉल्व करने के लिए आपको उदाहरण के साथ सॉल्व करके दिखाऊं, तो एक मैट्रिसेस लेते हैं, सिंपल आपको समझाने के लिए एक मैट्रिसेस में लेता हूं। मैं लेना चाहूंगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन
अब देखो जैसा मैंने बताया था वैसे ही सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करोगे, वन वन के लिए ये वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दोगे, ठीक है। ये वाली पंक्ति स्तंभ को छोड़ दोगे, क्या बचेगा, 5, 8, 6 और 9, ठीक है, वन के लिए। अब बीच में माइनस आएगा, ऊपर देख समझा चुका हूँ माइनस क्यों आएगा, समझ लेना, दोबारा देख लेना वीडियो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब -2 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं, देख लो। ये वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है तो क्या बच रहे हैं, 4, 6, 7 और 9। अब देखना 3 के साथ क्या आएगा बेटा, 3 के साथ आएगा प्लस। अब देखना 3 के साथ अगर प्लस आएगा तो 3 वाली पंक्ति को छोड़ना है और स्तंभ को छोड़ना है, क्या हो जाएगा, 4, 5, 7 एंड 8। अब अगर इसको आगे हल करने के लिए मैं ट्राई करूं तो देखो क्या होगा। अगर मैं इसको हल करने का ट्राई करूं तो 1 पूरा ही हल कर देता हूँ, 5, 9 -8, 6 -2, 4, 9 -7, 6, ओके, प्लस 3, 4, 8 -7, 5, ठीक है। वैसे तो मैं क्रेमर रूल से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, पर समझने का ये भी तरीका कोई खराब तरीका नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा सर 45 -48, ओके, 8 6 48, दो, ये कितना बन जाएगा, 36 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 7 6 42, 42, ओके, प्लस 3, ये क्या बन जाएगा यार, 42 -35, ओके, ठीक है। ये देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है यार, ये -3 आएगा, ठीक है। ये आएगा -2 इंटू -6, ओके, ठीक है, -2 इंटू -6 आएगा, ये -3, या चलो 1 इंटू -3 लिख लो, अब सबको लिख रहे हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3, अब देखते हैं ये क्या बचेगा, ये बचेगा यार 5 बच रहा है क्या, ये 5 नहीं, 8 चौके 32 हो गए, 32, 32 माइनस 35, इसीलिए मिस्टेक्स मेरे से होती रहती हैं, मिस्टेक्स आपसे भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, यहाँ पर -3 बच रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, -3, ये आ गया +12, ये आ गया -9, ओके। तो ये देखो -12 +12 हो जाएगा, इसीलिए डेल इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। डेल इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, डेल का वैल्यू 0 आ गया यहाँ पर। आई होप कि आप 3x3 मैट्रिसेस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, एग्जाम में जो पूछेगा उसको देखते हैं। एग्जाम्स में आपसे हमेशा छत्तीसगढ़ बोर्ड में प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल पूछेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर सवाल पूछेगा तो प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी की प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया है। सारणिक के गुणधर्मों के, सारणिक का गुणधर्म नंबर 1 कहता है, देख लो ध्यान से, सारणिक का गुणधर्म नंबर 1 कहता है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभ को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। क्यों अच्छा, ये कहने का मतलब है कि जैसे मैट्रिसेस में हम इसे कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ट्रांसपोज, ओके, अगर सारणिक में अगर हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होगा, मतलब कि डेल इक्वल टू डेल टी, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है, देखो डेल इक्वल टू डेल 1, ठीक है। अब एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझाया भी है, ये देखो सिंपल, मैंने जैसे बताया कि ये 2, -3, -3 और 5, 5 के लिए कैसे बनेगा इसका उपसारणिक, ये देखो ये 5 को हटा देगा तो 6015, 6015, ठीक है। 3 के लिए कैसे बनेगा, तो 3 को हटा देगा और क्या बन जाएगा, 6 1 4 और 7, 6 4 1 और -7, ठीक है, ऑब्वियस -7 है उसमें, ठीक है। और इसके लिए क्या बन जाएगा, 2 के लिए क्या बनेगा, तो देखो 0547, 054 -7, ओके। हल करने से इसको -28 आ रहा है, और ट्रांसपोज निकालने के बाद भी, ट्रांसपोज निकाला है, देखो इसको परिवर्तित किया है, परिवर्तित करना किया है बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट
डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस में था, डिटर्मिनेंट्स में नहीं होता है ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। अब ये देखो परिवर्तित करने पर भी मान चेंज नहीं होता है, नहीं हुआ ना, -28 था, ये भी -28 था, देख लो ध्यान से। तो गुणधर्म एक यही कहता है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, सिंपली समझेंगे। गुणधर्म दो क्या कहता है देख लो, यदि कोई सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभ को आपस में परिवर्तित किया जाए तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। गुणधर्म वाले सवाल करेंगे तो ये सारी चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी आपको। गुणधर्म एक में क्या कहा गया है, गुणधर्म दो में क्या क्या गया है, वो याद कर रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज किस टाइम पे काम करेगी या फिर उसको कैसे यूज करना है, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो ये देखो चिन्ह परिवर्तित कहने का मतलब है कि पॉजिटिव से माइनस में आ जाएगा। ये देखो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिया है, यहाँ पे -28 आ रहा है सारणी को हल करने पर, और अगर सारणी का एक पंक्ति और एक स्तंभ को चेंज कर दिया है तो ये 28 आ रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ऑपरेट करने के लिए अगर करेगा तो ये देखो ऐसे एरो का साइन लगाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि R2 को चेंज किया गया है, R2 को R3 में चेंज किया गया है। ठीक है, कैसे R2 को R3 में चेंज किया गया है, ये देखो यहाँ पे ये R2 था, ठीक है, ये यहाँ पे R2 था, ये क्या था, R3 था। अब नीचे में देखो तो ये क्या बन गया, ये R3 बन गया जो कि R2 था, और ये क्या बन गया, ये R2 बन गया जो कि R3 था। सिंपल। तो ऐसे अगर एक ऑपरेशन करते हो तो ऋणात्मक आ जाता है। ठीक है, गुणधर्म 3 के हिसाब से यदि कोई दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान शून्य होता है, सिंपल। ठीक है, सारणिक का मान शून्य होता है। ये देखो जैसे कि इसमें अगर मैं देखना चाहूं तो ये देखो ये R1 है और ये R3 है, तो सिंपल आपको क्या लिखना है कि यहाँ R2 या R3 समान है, या लिखोगे आप कि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। क्या लिखोगे इंग्लिश में, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ओके, जीरो ही आएगा। ये तो गुणधर्म है, सभी सभी सारणिक के लिए सत्य है। ठीक है, इसीलिए गुणधर्म कहा गया है इसको। गुणधर्म 4 कहता है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। अच्छा, अब ये अदिश गुणन याद करो। मैट्रिसेस में जब अदिश गुणन कर रहे थे हम लोग, ABCD मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं, अदिश गुणन कर रहे थे, इसका 2A निकालने के लिए अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे कि सर 2A 2B 2C और 2D हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिसेस में सभी एलिमेंट्स में गुणा होता है। पर डिटर्मिनेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में अगर मैं आपको 2A करने बोलूँ ना तो ये 2A 2B टू 2C नहीं होगा, ये C और D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही रो या एक ही कॉलम से आप गुणा करते हो। ठीक है, एक ही रो या एक ही कॉलम से गुणा करते हो, वही किया गया है। देखो जब ये K से गुणा कर रहा है तो ये देखो सिंपल रो 1 में गुणा हो रहा है सिर्फ। ठीक है, इस ऑपरेशन को कैसे लिखोगे आप, इस ऑपरेशन को लिखोगे बेटा, देख लो R1 पे क्या ऑपरेट कर रहे हो आप, के R1 कर रहे हो ना ऑपरेट। ठीक है, R1 पे क्या ऑपरेट कर रहे हो, के R1 ऑपरेट कर रहे हो, सिंपल। अच्छा, लिखने का तरीका थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, बहुत ही कैजुअली लिख दिया गया है। यहाँ देखो के जैसे था, अगर के को कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे देखो के ऐसे लिख देगा, और ये देखो। ठीक है, और कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैं बताया कि सिर्फ एक रो या एक ही कॉलम पे मल्टीप्लाई होगा। जब क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, सार्वउभयनिष्ठ को पंक्ति या स्तंभों के सार्वउभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि किसी एक सारणिक में किसी पंक्ति में संगत अवयव समानुपाती उसी अनुपात में, तो उसका मान शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये R1 है और ये R3 है, इसमें मेरे को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे छह क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर ये 6 में बाहर निकाल दूं, R1 से बाहर निकाल दूं अगर मैं, तो ये देखो ये देखो ये सिमिलर हो गया ना। 17 3 और 6, 17 3 और 6 R1 में भी है, 17 6 और 3 R1 में भी है और R3 में भी है, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, गुणधर्म 3 और 4 के माध्यम से। अगेन गुणधर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि कैसे आएगा। क्या लिखोगे, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सिंपल, आइडेंटिकल, इसीलिए इसीलिए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो।
ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर अच्छा ऑपरेट करने के लिए ये तो क्वेश्चन वाले फॉर्म में देखेंगे। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ सभी अवयव दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जैसे ये देखो λ1, λ2 और λ3 के फॉर्म में ए प्लस। ठीक है, तो सारणी कैसे बन जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस λ1 λ2 λ3 लैम्डा सॉरी b1 b2 b3 और c1 c2 c3 बन जाएगा। ठीक है, ये देख लो, उदाहरण दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये गुणधर्म 5 का सत्यापन भी किया गया उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण पे अभी नहीं चलते हैं। अच्छा, देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये देखो ए बी सी था, ए प्लस टू एक्स बी प्लस टू वाई सी प्लस टू जेड। ओके, सी तो ये टू एक्स वाई जेड को अलग रख दिया है, ए बी सी को अलग रख दिया है। तो ये देखो, अब ये ए बी सी, ए बी सी मतलब कि R1 और R2 क्या है? आइडेंटिकल हैं इसमें। ठीक है, तो इस सारणी का मान तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो, ये यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये 2 कॉमन निकाल दोगे तो ये देखो ये फिर आइडेंटिकल बन जाएगा कॉमन निकालने के बाद। अभी कॉमन निकाल सकते हैं, हम पढ़े थे। तो ये R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये देखो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ही होगा। गुणधर्म 6, आखिरी गुणधर्म होना चाहिए। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव को समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो वही रहता है, बिल्कुल वही रहता है। ये देखो RI KRJ CI CG, इसका ऑपरेशन करने का तरीका है, कैसे करता है उसको लिखा है। देखो, ये शुरू में भी बताया था कि अगर R1 पे ऑपरेट कर रहे हो तो R1 पे अगर ऑपरेट कर रहे हो तो R1 को इस साइड लिखा जाएगा। क्या ऑपरेट कर रहे हो? R1 प्लस के R3 ऑपरेट किया गया है यहाँ पर, देखो ध्यान से। R3 के एलिमेंट्स थे। ठीक है, R3 के एलिमेंट्स थे, R1 पे ऑपरेट किया, के R3 ऑपरेट किया गया है ना। के का मल्टीप्लाई किस में किया गया है? सी से, और ये देखो ये ऑपरेट कर दिया गया है। C2 था तो यहाँ पे ऑपरेट कर दिया गया है, ऐसे ऐसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, संकेतन द्वारा इसको कैसे लिखते हैं ये भी दिखाया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, यदि सारणिक डेल में R1 CJ के प्रयोग से प्राप्त सारणिक डेल है तो हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। ठीक है, संक्रियाओं से एक पर प्रत्यय कहते हैं तो पहली संख्या से प्रभावित पंक्ति या अन्य संक्रिया में प्रयोग नहीं होना चाहिए। स्तंभों के प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये सब ना क्वेश्चन करके समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चंस करके समझ में आ जाएंगे। अच्छा, आप जो पढ़े हैं ना उसको थोड़ा सा एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। बेसिकली मैं क्या समराइज करने वाला हूँ? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को समराइज करने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाम भी है, इस सारे प्रॉपर्टीज का ना नाम भी है। आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ ना नाम याद रखो, बाकी कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज कहती है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स अनचेंज इफ इट रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ओके, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो वैल्यू अनचेंज रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन प्रॉपर्टी, इंटरचेंजिंग एनी टू रो और टू कॉलम चेंज द डिटर्मिनेंट साइन। ठीक है, तो ये देखो, अगर किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ को चेंज करते हो तो साइन क्या हो जाएगा? साइन फ्लिप हो जाएगा, मतलब प्लस है तो माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ऑल जीरो प्रॉपर्टी कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम आर जीरो देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ का अगर सारे अवयव शून्य हो तो मतलब सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। प्रोपोर्शनलिटी और रिपीटिशन थ्योरी, इफ टू रो एंड कॉलम आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। ओके, आइडेंटिकल है या क्या किसी प्रोपोर्शन में है तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो होगी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी देख लो, मल्टीप्लाइंग अ सिंगल रो कॉलम बाई के मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट बाई के। ओके, सिंगल रो या सिंगल कॉलम पे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा था स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा? किसी भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू के डिटर्मिनेंट है। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें समझ लेंगे क्वेश्चन करने के टाइम पे, क्वेश्चन के लिए कल आएंगे। ठीक है, वैल्यू स्केल्स बाय के टाइम्स सिंपली। सम प्रॉपर्टी क्या है? अ डिटर्मिनेंट विथ सम इन एनी रो और कॉलम कैन बी स्प्लिट्स इनटू अ सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, ठीक है, ये देख लो, ये अभी प्रॉपर्टी समझ क्या है? डिटर्मिनेंट स्प्लिट्स इनटू सम। ठीक है, डिटर्मिनेंट को स्प्लिट किया जा सकता है।
इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कहती है एडिंग अ मल्टीपल ऑफ रो एंड कॉलम टू अनदर डज नॉट चेंज डिटर्मिनेंट। ओके, ठीक है। अगर ये देखो, ये मेन ऑपरेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये किसी मल्टीपल से अगर आर रो के किसी भी रो के मल्टीपल से अगर किसी दूसरे रो को ऐड करते हो तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसीलिए लिखा हूं वैल्यू अनचेंज। कॉलम पे भी सेम चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है। फैक्टर प्रॉपर्टीज भी देख लो। फैक्टर प्रॉपर्टी और ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी तो आपके में है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर जानना चाहो तो देख सकते हो, वीडियो पॉज करके यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। फैक्टर प्रॉपर्टी और ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहती है, एकदम इजी है, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर हम समझेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम समझेंगे, एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं, 3x3 को कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें हम समझ लेंगे। अब एक साथ समझने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और जान लो कि डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स में आपसे पूछा जाएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 2x2 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का पूछा जाएगा। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वो प्रॉपर्टीज बेसिस होगा, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा, इसीलिए प्रॉपर्टीज समझनी जरूरी है। प्रॉपर्टीज समझनी इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि जो मैट्रिसेस में हम रो ऑपरेशन करेंगे इसमें भी ये सारी चीजें काम में आएंगी, और यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।